अगर ये सरकार मतलब सही चले तो सारे मुसलमान भी साथ देंगे, लेकिन ये जात बिरादरी के नाम पे पूरी दुनिया को बांट रखा, पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर यूपी को बांट रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से जब भी हमला होता है एक मुसलमानों को ही क्यों, मतलब उनके पहनावे को, उनके खाने को, इसको ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इजाज़त देता हमारा संविधान कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी पहन सकते हैं और कुछ भी पहनकर रह सकते हैं। कि इसमें गवर्नमेंट की आपको मंशा नहीं दिखती है? ध्रुवीकरण का चाहते हैं या नहीं चाहते? कभी सिखों की पगड़ी पर कोई सवाल उठता है? नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और दी ललन टॉप की चुनावी यात्रा में फिरोज़ाबाद में हैं। फिरोज़ाबाद में हम लोगों ने चूड़ी वाली जो पूरी बातचीत है वो बहुत पहले एक बार सौरभ त्रिपाठी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने की थी उस बातचीत को। तो हमने कुछ और चीज़ें की, जैसे हम गए शिकोहाबाद, जैसे हम गए सिरसागंज, जैसे हम लोगों से मिले बाज़ार में, जैसे हम लोग कुछ नेताओं के इंटरव्यू किए, और अब हम कुछ लोगों से बातचीत करने आए हैं फिरोज़ाबाद की उस जगह पे जहाँ पे बीते 1-2 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। डेवलपमेंट कुछ औचक किस्म के हैं, जैसे बीते 1-आध साल में यहाँ पे बहुत सारी बेकरियाँ खुल गईं। बीते 1-1.5 साल के अंदर एनआरसी और सीए के प्रदर्शनोपरांत दंगे हुए, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबरें हैं साथ में, और अब मौके पे चुनाव है। और इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, किस तरीके से वोट करता है, किन मुद्दों पे वोट करता है, ख़ासकर जब फिरोज़ाबाद में असीजा जो यहाँ के बीजेपी के विधायक भी हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी हैं मौजूदा, उनके बारे में जब क्षेत्र में ये बात होती है कि उनको पार्टी या पार्टी लाइन या विचारधारा की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने काम इतने कराए हैं कि इसलिए 2-2 बार चुने गए चेयरमैन रहने के बावजूद। लेकिन थोड़ा इतिहास पे आते हैं, इस इलाके को कौन बेहतर समझता है थोड़ा? हाँ, एक चीज़ बताइए, क्या नाम है सर आपका? जी हारून रशीद। हाँ, हारून रशीद। हारून जी। हारून जी, ये बताइएगा कि एक चीज़ मैं देख रहा था कि साल भर के अंदर यहाँ बहुत सारी बेकरियाँ खुल गई हैं, और एक साल के अंदर एक या दो नहीं, लगभग दर्जन भर बेकरी है, और सारी इसी लाइन पे नालबंद के इलाके में। क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि साहब बेरोज़गारी है, क्योंकि दिल्ली में जो वहाँ कारोबार दिल्ली में करते थे ये सारे लोग, वहाँ दिल्ली में कारोबार नहीं मिला बीजेपी सरकार के अंदर, तब जो है क्या नाम है वहाँ से लोग बेरोज़गार होकर यहाँ आए, कहीं और भी गए होंगे, फिरोज़ाबाद के अंदर आए हैं कुछ लोग। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना जी, इससे कोई मुराद नहीं है आम आदमी, लेकिन जो सेंटर में तो जो है क्या नाम है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ तो जो है उस गवर्नमेंट का जो है क्या नाम है सारे हुकूक जो है क्या नाम है आम आदमी पार्टी को तो मिले नहीं है, तो इसमें बहुत सी परेशानियाँ भी आई हैं फिरोज़ाबाद के अंदर, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे भी आ गए। अब ये फिरोज़ाबाद की भी जो है क्या नाम है बेकरियाँ, ये फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी इस टाइम बंद होने जा रही हैं, और कुछ बंद 22 फैक्ट्रियाँ अभी भी आज भी अखबार में हैं, अमर उजाला में 22 फैक्ट्रियाँ वो भी जो है क्या नाम है बंद हो चुकी। अब ये जो है जाएँ लेबर है तबका है, ये कहाँ जाएँगे? तो कुछ ना कुछ कारोबार ढूंढेंगे, कोई बेकरी ढूंढेगा, कोई कुछ करेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई कुछ रिक्शा चलाएगा, या यानी वे कोई और भी काम करेगा। तो आप जो है क्या नाम है इसमें इस सरकार में कोई भी विकास का कोई काम नहीं हुआ, ना कोई मुद्दों की बात हुई है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बंद हुई बेकरियाँ तो यहाँ आके खुली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सही है। और आप अपने वो बताएं, उसका जवाब दूंगा। हाँ, एक चीज़ मुझे ये जानना है कि एनआरसी सीए के समय जब प्रदर्शन हो रहे थे तब इस इलाके में क्या हुआ था, कौन बताएगा? आप बताएंगे सर? एनआरसी के सीए में प्रदर्शन हमारा सिर्फ जो है क्या नाम है मकसद था ज्ञापन देना। किसको? डीएम साहब को। तब की घटना विस्तार में बताइए। घटना स्थल जो है क्या नाम है, यहाँ हम वहाँ से जब जुलूस लेके चले थे लोग बाग जो ज्ञापन देने के लिए, इधर से जामा मस्जिद की तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से यहाँ तक आए, चौकी तक, नालबंद चौकी तक, समझे? तो यहाँ जो प्रशासन ने उन्होंने रोकने की कोशिश करी ज्ञापन देने की। अब उसमें क्या हुआ, हाथापाई किससे हुई, पुलिस ने आगे अपने ज्ञापन लेने से मना किया, क्या किया, तो उसमें जो है क्या नाम है जो भी हादसा हुआ उसके बाद में जो है क्या नाम है वो दंगा हो जाता है। बस इसके अलावा जो है क्या नाम है वो एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो है लोग खड़े हुए थे देने के लिए कि हमें अपना अपना जो है मकसद बताइए, तो वो ज्ञापन लेने से उन्होंने उस पर लाठीचार्ज की पुलिस ने, इसलिए वो दंगा हो गया एनआरसी में, जो कि कुछ हताश भी हुए, कुछ जाने भी गई। जाने गई थी टोटल उस समय? लगभग मेरे ख्याल से 12 लोग करीब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 लोग हैं। 12 लोग। और मुस्लिम समुदाय से कि मिश्रित हिंदू मुस्लिम समुदाय से 12 लोग।
पैसे हैं अच्छा, जी। और उसके बाद क्या मुआवजा वगैरह क्या ऐसा कुछ? कोई मुआवजे की केसेस कोई मांग नहीं आई। केसेस कितने हुए? केसेस आज भी चल रहे हैं, कम से कम 200-250-300 लोगों के ऊपर भी केस है। और भी जो है क्या नाम है अज्ञात में भी हैं लोग अभी। अब उससे जो है क्या नाम है प्रशासन मुआवजा भी, यानी हमारी जो है इस टाइम जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो मुआवजा और मांग रही है मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि जो है क्या नाम है जो है इसका सरकार का जो नुकसान हुआ है जो उसमें है नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हैं। नुकसान की भरपाई करवाना चाहती है। तो ये कहाँ जो है क्या नाम है ये विकास की बात करते हैं, ये कहाँ यहाँ पे कि हम सबका साथ सबका विकास, उसमें सबके साथ सबके विकास में ये लोग तो क्या जब हमसे मुआवजा लिया जा रहा है तो और हमसे सारी चीज़ें की जा रही हैं तो ये कहाँ हमारे लिए तो एक जो है क्या नाम है अलग से वो हो गया ना, ये मतलब अलग वो क्या कहते हैं उसको अलग जो है क्या नाम है मैटर हो गया। एक जो है क्या नाम है समाज मुस्लिम अलग खड़ा हुआ है और जो है वो जो है क्या नाम मुसलमानों पे अत्याचार किए चले जा रहे हैं। ये तो अत्याचार ही मानेंगे हम तो मुसलमानों पे, जब वो जो हम पे केस भी लगा रहे हैं और जो है क्या नाम है कि ये मुसलमानों पर अत्याचार है सरकार का जी, हुकूमत का सरकार का जो यहाँ गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट है जो उत्तर प्रदेश में, उसका अत्याचार है हम पर, क्योंकि हमसे मुआवजा भी लिया जा रहा है, हम पे केस भी चल रहे हैं और हमारे ही लोग आज जो है क्या नाम है उसमें प्रोटेस्ट में जो है क्या नाम है मारे गए हैं लोग। जो उनका कहना है कि भाई हम लोग तो सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, बसें जलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो हम मुआवजा लेंगे, जो उनके तर्क होते हैं। सरकारी संपत्ति को तो जो है किसानों ने भी नुकसान पहुंचाया, उनसे मुआवजा क्यों नहीं लिया जा रहा? और भी जगह कई चीज़ें ऐसे हुए हैं। ये दुरुपयोग क्यों मुसलमानों के साथ में दुरुपयोग सरकार का क्यों? अगर ये सरकार मतलब सही चले तो सारे मुसलमान भी साथ देंगे, लेकिन ये जात बिरादरी के नाम पे पूरी दुनिया को बांट रखा, पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर यूपी को बांट रखा है जात बिरादरी में, हिंदू मुस्लिम और कोई विकास का कोई काम नहीं, सिर्फ एक जात बिरादरी में पूरे बांट रखा पूरे यूपी में। अगर जात बिरादरी छोड़ें, अगर एक साथ काम करें तो फिर हमें टेंशन ही क्या है, हम तो बीजेपी के साथ देंगे। नहीं बीजेपी का साथ क्या दें, हिंदू मुस्लिम में और ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है इस मामले में, तो ऐसा क्यों कराया जा रहा है? एक समुदाय को टारगेट क्या बोल रहे हैं? देखिए बदलाव चाहती है जनता, जनता के अंदर जो है बदलाव का जो है सपा की टोपी पहने हुए हैं तो बदलाव की बात करबे करेंगे। नहीं, सपा से मतलब नहीं है, ये तो हमने इस इलेक्शन की वजह से ही लगाया है। हम भी ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, हम भी ये चाहते हैं लोग जागरूक हों, क्योंकि सपा ने जो अपने जो है उसमें सरकार में जो कार्य किए थे वो बहुत अच्छे कार्य थे। हम कुछ बुजुर्गों से कुछ सुन ले, भाई साहब सुनो यार, सुन लीजिए, थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा आप लोगों से सीनियर हैं, ज़्यादा ज़हीन निगाह रखते होंगे चीज़ों पे, ज़्यादा अच्छे से राजनीति को समझते होंगे, तो मैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रईस अजीज। क्या करते हैं सर आप? हम सब्जी दुकान करते थे, खत्म कर दी है। क्या करते थे? सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान करते थे? कहाँ पे? रेल भट्टी पे। अच्छा, और ख़त्म क्यों, कब से किए हैं? खत्म हो गई, करीब 10 साल करीब हो गई। हाँ? 10 साल करीब हो गई। 10 साल से क्यों ख़त्म क्यों कर दिए? अब वो बंटवारे हुए, घर के दुकान खाली हो गई, हाँ। इसलिए बंटवारे कर दिए। और अब क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहे, कमाई दमाई कैसे चल रही है, खाना पीना? बस बच्चे काम करते हैं कारखाने करते में। हैं चूड़ी के काम में। हाँ। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि इधर फिरोज़ाबाद वगैरह के इलाके में, ख़ासकर इस हर इलाके में जहाँ के बारे में कहा जाता है मुस्लिम और यादवों की पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, तो मुस्लिम समुदाय की समस्याएं क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं? इस सरकार से ही नहीं, पुरानी सरकारों से भी चली आ रही लंबे समय से, किसी सरकार कोई भी आई, भले ही आपका वोट लेकर आई नहीं आई, लेकिन वो समस्या बनी रही, वो दिक्कत बनी रही। ऐसी समस्याएं क्या हैं? समस्या क्या है यहाँ पे? तो एक तो बिरादरवाद फैलता है। बिरादरवाद चलता है, बिरादरवाद। अच्छा, बिरादरवाद में ये भटक हो जाती है, मतलब कोई छीजगर है और पठान है, अलवी में तो फकीर कहा जाता है। अभी फकीर ले आया वोट, हम इसको कैसे दे दें, ये विवाद चल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो जो बात है वो सही बता रहे हैं हम, जो विवाद कैसा होता है यहाँ पे, बिरादरवाद पे ज़्यादा चलता है यहाँ। अब अजीम भाई ले आए तो अजीम भाई को वोट दे दिया, अब वो नसीर ले आए उनको वोट दे दिया, अभी तीसरा आ गया, तो इसमें वजीते चल रहा है।
ये कटोरा फकीर है। अच्छा, ये हम चीज़ कई लोगों से अभी जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 45 मिनट से हम लोग ये पूरा मार्केट घूम रहे थे और हमसे कई लोगों ने मिले, कई लोगों ने बताई ये बात कि यहाँ पे एक बड़ा झगड़ा है फिरोज़ाबाद में। शीशगर मुसलमान, अलवी, पठान, फारूकी, कुरैशी, इन पांचों के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा है और इन पांचों में अब हो गई खिचड़ी पूरी कि कौन किसका वोट किधर जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कोई बोल रहा है अलवी का वोट इधर जाएगा, कोई बोल रहा है कि पठान का वोट उधर नहीं जाएगा। स्थिति क्या है? क्या मुसलमान की मुस्लिम समुदाय के भीतर जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे यादवों में भी होता है, गोसी और कंवरिया, हाँ, हर जाति में होता है, तो मुस्लिम समुदाय में ये जो अलग अलग ग्रुप हैं, इनकी क्या स्थिति है राजनीतिक रूप से, जैसा अंकल जी बता रहे थे अभी? सर मतलब इनकी, मेरा नाम अजहर अहमद है सर। इनकी मतलब ये मतलब इतने बड़े इशू नहीं है ये, समझे ना। मतलब मेन समस्या तो ये है कि मुसलमानों को अभी तक जब से ये राजनीतिक पार्टी आई है, मुसलमानों की तरफ ना तो एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाता, ना उनके रोज़गार की तरफ ध्यान दिया जाता, समझे। तो लोग इलिटरेट ज़्यादा हैं मुसलमानों में, थोड़ी से शिक्षा की तरफ उनका ज़्यादा रुझान नहीं है, इसलिए वो इन लोग छोटी छोटी बातों में बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन जो वजह है, यहाँ मुसलमानों को उनके विकास की तरफ कुछ सोचा ही नहीं जाता, शिक्षा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। कोई भी पार्टी आ जाता, शिक्षा की तरफ तो इतना पिछड़ा हुआ है मुसलमान, जिससे मतलब वो आगे के लिए अपने भविष्य के बारे में आगे सोच नहीं पाता। ठीक है, अब लेकिन आपका सवाल सुन लिया, आपका जवाब सुन लिया, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब कौन देगा यहाँ पे? कोई जो मुसलमानों के बीच में 4-5 अलग अलग जातियां हैं, अलवी हो गए, कुरैशी हो गए, पठान हो गए, आपसी मैटर है। आप विकास के मुद्दे की बात करिए। मैटर है यार, आप ऐसी बात कर रहे हो। आप शिकोहाबाद जाओ, आप नहीं सुनिए, आप शिकोहाबाद सिरसागंज जाओ, वहाँ के सुनिए, एक मेरी बात तो सुन लीजिए। जो भी शिक्षा के लिए काम किया कराएगा, वोट उसी को किया जाएगा। अब मैं बोल लूँ जी, अब मैं बोल लूँ। देखिए, मुद्दा ये है ना कि थोड़ा सा खाली कर लो। मुद्दा ये है ना कि आप लोग बोलने से बच रहे हैं जी, साफ साफ बता रहा हूँ मैं, एकदम खुल के बोल रहा हूँ। आप लोग बोलने से बच रहे हैं और आप लोग कहें कि ये आप लोग का बीच का आपसी मुद्दा है, ये आप सुलझाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब जाइए ना, घूमिए फील्ड में, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन चुनाव इसी से डिसाइड होता है। जी बिल्कुल होता है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भी इसी से डिसाइड होते हैं। आप मत बोलिए, वो आपका सिलेक्टिवनेस है। ये वीडियो जब मैं चला दूंगा ना और ये बोल रहे हैं कि हमारा आपसी मुद्दा है, हम सुलझा लेंगे, आप विकास पे बात कीजिए। भाई, विकास पे बात हम रोज कर रहे हैं जी बिल्कुल। हमको पता है कि मुद्दे क्या है, फिर भी हम पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या है। जो हमको नहीं पता वो तो बताइए, जो नहीं पता वो तो बताइए। टीवी के पास थोड़े है कि आप लोग एक चीज़ बोलते रहेंगे या वो टीवी पे चलता रहेगा, नहीं, हम नहीं सुन पाते हैं। वैसे हमको जानना है कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप लोग भीतर में, यहाँ पे अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसको चुनाव के पहले सुलझाना चाहिए आप लोग को, अगर जैसा लगता है। ये पूछ रहा हूँ मैं। आप बताइए, कौन बताएगा कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भीतर क्या गुत्थम गुत्ती चल रही है, क्या खिचड़ी चल रही है? कौन बता पाए? कोई मुस्लिम समाज में कोई ऐसी गुत्थम गुत्ती नहीं है जो कि राजनीतिक स्तर से लोग देख रहे हैं। गुरु घंटा घर तक हमें टहलाएंगे, हम 15 लोगों से मिला देंगे। अभी हम घूमने के बाद बोलना इतना ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं। जो है ना, मुस्लिम समाज जो है ना, शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए ऐसी बात की जाती है। अभी हम अंकल जी जो गए थे, वो क्या हम गुमराह कर रहे थे? नहीं, वो सब ऐसी है, अपनी अपनी कंडीशन है इंसान की। जो शिक्षा के लिए मुसलमानों को परेशान भी किया जाता है और भी उस तरह से परेशान किया जाता है। ना तो मुसलमान पे कोई रोज़गार है, ना ही कोई शिक्षा है। सिर्फ इसी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ चल रहा है। एससी से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ मुसलमान चल रहा है। शेड्यूल कास्ट से पिछड़ा हुआ मुसलमान जी, एससी से भी बहुत पिछड़ा हुआ चल रहा है। सर्वे के हिसाब से भी आप देखेंगे तो भी मुसलमान बहुत पीछे है। और दिखाया ये जाता है कि मुसलमान बदमाश है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। सब जो है ना, मुसलमानों को पूरी तरीके से टारगेट किया जाता है। टारगेट किया जा रहा है जी, कौन कर रहा है टारगेट? दोस्त सब पार्टियां करती हैं टारगेट, कोई सी भी पार्टी हो, सपा भी सब करती हैं टारगेट, कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए मुसलमान को फायदा उठाती हैं। आप बताइए सर, क्या कुछ है यहाँ पे झगड़ा की नहीं? झगड़ा मतलब अपने अपने पसंद की पार्टियां चुन लिया, कोई बसपा को चुन लिया, कोई पतंग को चुन लिया, कोई साइकिल को चुन लिया,
सच्चाई क्या है बताइए, सही सही बताइएगा। देखिए कहानी हमको ही पता है, बस हम पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। तो ब्रादरवादी तो हर समाज में है, मुस्लिम समाज की ही नहीं, हिंदू समाज में भी है। जाट हैं, यादव हैं, SC ST में चले जाएंगे तो उनके भी अपनी कई सारी कास्ट हैं, ऐसा नहीं है। और कास्टम का ही इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग कहने से डर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कास्टम का ही होगा, चाहे फिरोजाबाद हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, इलेक्शन इसी पर ही होगा। मेरे समाज का आदमी खड़ा है, मैं उसकी पैरवी करूँगा और दूसरे समाज के आगे मुखालफत करेंगे उस चीज़ की, तो ये चीज़ तो आपको हर जगह दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में और फिरोजाबाद में ही है ये सब, ये चीज़ आप समझिए। अगर ऐसा है तो यानी आप मान रहे हैं कि फिरोजाबाद में ये चीज हो रही है, हर जगह भी हो रही है। बिल्कुल है, इस चीज़ से आप उसको नज़रअंदाज नहीं करिए, इस चीज़ से भी आप नज़रअंदाज मत करिए। जो कर्नाटक में जो घटना हुई है उस बच्ची को लेकर, वो भी एक हिंदुस्तान के लिए एक कलंक है कि किसी बच्ची को आप इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे कि जय श्री राम के नारे लगाएं और आप स्कार्फ नहीं ओढ़ कर आने दिया जाएगा। ये चीज़ें इंडिया में कभी नहीं हुई थी, ये चीज़ें अब पिछले 2014 के बाद से देखने को मिली हैं। ये बताइए कि हिजाब को लेके जो पूरी बहस हो रही है वो कितनी सही कितनी गलत है। हिजाब पहनना, हिजाब नहीं पहनना, क्लास में हिजाब पहन के मत आना और कॉलेज में हिजाब पहन के मत आना, हाँ तो ये फंडामेंटल राइट है ना कि जैसे संविधान ने हमने अधिकार दिया है कि हम जिस भी मज़हब को माने और या उस मज़हब के मतलब संस्कृति को अपनाएं। सर जी हमारी संस्कृति है कि हमारी बच्चियाँ मतलब स्कार्फ पहन के स्कूल में जाएंगी, तो ये तो संवैधानिक अधिकार है हमारा और उसे रोकना खामा खाई की बात। जबकि हाई कोर्ट या संविधान में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है। हाई कोर्ट में भी अभी फैसला नहीं आ पाया सर इसका, समझे सर। तो ये तो हमारा अधिकार है, इसमें आप कैसे रोक लेंगे सर। अभी तक क्या 47 से जब देश आज़ाद हुआ है तो ऐसी चीज़ें आई थी, अभी तक इतनी सरकारें आई, कभी ऐसा मतलब पॉइंट उठाया गया सर जो आज मतलब कि बच्चियाँ स्कूल में इसका पहन के नहीं जाएंगी सर। आज ही क्यों हो रहा है, अब इसी दौर में क्यों हो रहा है सर। 47 से कब से आज़ाद हुआ देश हमारा, तो ये चीज़ें गलत हैं सर। संविधान ने अधिकार दिया है और भी पार्टियां आई, बहुत सी रूल सरकार चलाई, संस्कृति है। है ये तो। आप अपने क्या लिबास पहनेंगे, हम क्या लिबास पहनेंगे, ये आप तय थोड़ी करेंगे, ये हम तय करेंगे। अच्छा आप एक चीज़ बताइए मुझे, क्या हुआ? अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, ऐसे ही मेरे परिचित हैं, पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हिंदुओं में एक समय थी सती प्रथा, कितने लोग जानते हैं? हाँ, सती प्रथा बंद हो गई, ज़रूरी थी बंद होना, इसलिए हिजाब बंद करने में समस्या क्या है वो पूछते हैं हमसे। हमने बोला कि भाई मैं अगर जाऊंगा किसी मुस्लिम इलाके में या मुस्लिम आबादी से बात करूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर हिजाब बंद हो रहा है तो इसमें क्या समस्या कोई दिखाई देती है आपको अगर बैन किया जाता है तो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि किया जाए ना किया जाए। मेरा तो मगर मैं पर्सनली पूछे तो मेरा मैं कहूँगा जिसका जो मन वो करे वो पहने, ठीक है। लेकिन हिजाब बंद करने में क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है पर्दा है, तो हम अपनी कुरान से ही चलेंगे, किसी संविधान से तो चलेंगे नहीं। संविधान से चलेंगे नहीं? चलेंगे संविधान से, मगर हमें हक मिला है संविधान से कि हम अपने कुरान का पालन करें, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिसलते बच गए थोड़ा आप। अच्छा तो ये बैन करना गलत है? हाँ गलत है ये। अच्छा। हाँ किसी के ऊपर कोई चीज़ को नहीं, खाने का किसी को नहीं वो पाबंदी लगाना चाहिए, पहनने पे नहीं लगाना चाहिए, ये तो एक आज़ादी ही है। जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो पहने, जो चाहे, कोई किसी के लिए कोई पाबंदी होना नहीं चाहिए, ये गलत है। और कोई लड़की अपने मन से हिजाब न पहन कर जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो लड़कियां अपने हिसाब से वो तो स्कूलों में भी बहुत सी जाती हैं, कायदे से जाती हैं, कुछ विदाउट भी जाती हैं, बिना पर्दे के भी जाती हैं, तो उनके लिए कोई रोक, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अरशद अंसारी नाम है मेरा सर। ऐसा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको संशोधन करने का भी हक नहीं है। अगर संसद चाहे तो उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है, ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई लड़की हिजाब अपना रही है
तो वो कर सकती है। अगर कोई लड़की नहीं चाहती है तो वो बिना हिजाब के भी रह सकती है। हम किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते कि आपको हिजाब में रहना है या नहीं रहना है। ये राइट टू रिलीजियस के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें किसी के ऊपर भी हम किसी को इसको अंडर प्रेशर नहीं कर सकते, और इसको अगर प्रेशराइज कर सकते हैं तो वो इसके लिए कोर्ट में भी अपन जा सकते हैं, जिसके लिए ये याचिका रेट फाइल है। तो हम लोगों को चाहिए ये कि इसमें सपोर्ट में आना चाहिए। ये शिक्षा के लिए, शिक्षा को रोकने के एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियां शिक्षा को अपनाना चाहती हैं, आज शिक्षित होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और आज आप देख रहे हो कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो आज जो पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं लोग, उसमें भी, और इलेक्शन टाइम है ये मोदी गवर्नमेंट चाहती है। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने रेल बेच दी, LIC बेच दी, सड़क बेच दी, किले बेच दिए, कुल मिला के वो सब कुछ बेचने पे लगे हुए हैं, और सब कुछ बेचने पे लगे हैं। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटिंग का। कल मैंने ये देखा कि 12 चैनलों पर मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था, जबकि आचार संहिता 24 घंटे पहले हो जाती है, सबके ऐड बंद हो जाते हैं, कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 24 घंटे तक, 24 घंटे के भीतर जब वोटिंग होना है दूसरे दिन, एक दिन पहले सारा का सारा मैनेज कर करके इंटरव्यू हो रहा है। ये क्या बता रहा है? इसमें कोई चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। कुल मिलाकर के संविधान को ख़त्म करने की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, वो चाह रही है कि दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान ने आपको इंसान कहा है और मनुस्मृति ने आपको शूद्र और अछूत कहा है, इससे बचो। ये चीज़ है। आज हम लोगों को एक होना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और जिस जहाँ दिख रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ क्यों एक होना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक होके किसी खास पार्टी के खिलाफ खड़े होना, क्योंकि उसकी नीतियाँ सर हिंदुस्तान को विखंडन करने का कार्य कर रही हैं। आज देख लो अरुणाचल प्रदेश, चाइना का कब्जा है। अभी हम जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, हमारा देश है, वहाँ पर हमें चीन का वीज़ा लेना पड़ेगा। 600 से ज़्यादा गाँव में आज चाइना का कब्जा है। आप क्या देखेंगे? हमारे जो नागरिक हैं भारत के, वो किडनैप किए जा रहे हैं और चाइना गायब कर रहा है, जिसमें ना मोदी जी कुछ बोलते हैं, ना राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेता है। जिसमें अगर कोई बोल रहा है तो वो विपक्ष बोल रहा है, और ओवैसी साहब बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव बोल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आप कोई भी बताए, आप ही बता दीजिए। अरे पूछने तो दीजिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लामबंदी ज़रूरी है। ठीक है, वो आपका मसला है, वोटरों का मसला है। मेरा सवाल अभी भी थोड़ा वहीं टिका हुआ है जिस पे मैं हिजाब पे बात कर रहा था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और देश जानना चाहता है कि मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है। ठीक है, पार्टी क्या बोल रही है, मीडिया क्या बोल रहा है, ट्विटर पे नेता क्या कह रहे हैं, टीवी पे आके नेता लोग क्या कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। समुदाय के भीतर लोग जो रोज़मर्रा काम करते हैं, जो कल वोट करने जाएंगे, कहीं एडमिशन लेने जाएंगे, कहीं अस्पताल जाएंगे, वो क्या कहते हैं। देखिए, एक चीज़ जो है, एक थोड़ा सा अगर आप मुस्लिम इलाकों में जाएं देश के, तो आपको सड़कों पे महिलाएं अक्सर हिजाब में ही लेट मी कंप्लीट प्लीज़, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। तो मुस्लिम महिलाएं अक्सर हिजाब में दिखती हैं। ठीक है, हिजाब में दिखती हैं। तो ये एक टिपिकल माइंडसेट बनता है लोगों में कि मुस्लिम घरों में महिलाओं का हिजाब में ही होना ज़रूरी है। हाँ, तो सही होना चाहिए। और वो इलाकों में भी, एक सेकंड भाई, और इलाकों में भी नहीं निकलना चाहिए उन्हें बिना हिजाब के। कॉलेज वॉलेज में भी नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि जिसका जो मन करे वो पहने, आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा मन ये कहता है, मैं तो ये चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़हीनुल इस्लाम नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप सर? मैं इमारती काम करता हूँ। इमारती? जी हाँ, मकान बिल्डिंग बनाता हूँ। जी हाँ, मिस्त्री हूँ। मेरा ये कहना है, जो है लड़कियों को स्कूल में जो मना कर रही है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मुसलमान जो है, मुसलमानों का मजहब है, हमारा मजहब के हिसाब से तो होना चाहिए उसको। हिजाब बिल्कुल पूरा होना चाहिए। ये है, घरों में भी, बाहरों में भी, सब में भी अपना एक पर्दा है। हम लोगों का एक पर्दा है। जो नहीं पहन रही हैं वो बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, उनको पहनना चाहिए। हाँ, वो भी पहनती हैं।
अगर एडल्ट हो गई तो पहनना चाहिए फिर? पहनना चाहिए उनको, अभी पहनना चाहिए। मुस्लिम समाज को पहनना चाहिए सबको। हाँ? क्या बोल रहे हैं? सबको पहनना चाहिए, मुस्लिम औरतों को, सबको, लड़कियों को, सबको पहनना चाहिए। जो न पहनना चाहे तो क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे उनको भी पहनना चाहिए, उनको ही पहनना चाहिए। जी हाँ। एक छोटा सा भाई साहब, एक सेकंड, एक छोटा सा बच्चा बार बार यहाँ पे आ रहा है जो बार बार ना कैमरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा देख लीजिए प्लीज आपको। हाँ, हाँ, सर पहली बात तो हमारा नाम मोहम्मद असजद है। हाँ। हाँ, और पहली बात तो ये हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है अरे सर, भाई ऊपर कहाँ चढ़े हो, नीचे आ जाओ। इजाज़त देता है हमारा संविधान कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी पहन सकते हैं और कुछ भी पहनकर रह सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी घर की बच्चियां या लड़कियां और हिजाब पहनती भी हैं तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है, पहली बात तो ये। और हिजाब से तो मतलब सर ये है कि एक लॉलीपॉप ले लीजिए या आप कोई टॉफ़ी ले लीजिए, अगर आप टॉफ़ी को किसी को खुली करके रखेंगे तो उसके पास काफ़ी सारी चींटियाँ लग जाएंगी। एक मतलब जो खुली होगी, खुली चीज़ें अनसेफ है, और जो ढकी हुई है पर्दे में तो वो सर चीज़ सेफ़ है। तो बस इसलिए हमारा भी ये कहना है कि बस बुर्का पहने, हिजाब पहने, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है सर। और जो नहीं पहनती हैं उन्हें भी पहनना चाहिए, उन्हें भी नकाब में रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से ज़्यादा और कुछ नहीं है सर। मेरी बात शायद आप लोग को थोड़ी, मेरी बात शायद आप लोग को थोड़ी सी, किसी को थोपते नहीं है जैसा मैं एक सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं भाई अब मेरी बात शायद थोड़ी आप लोग को हो सकता है बुरी भी लगे, लेकिन मैं जो कहूँगा मैं थोड़ा अलग दृष्टि से कहूँगा। हो सकता है मेरा कहना किसी के लिए भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं न मुस्लिम हूँ न इतना करीब से आप लोग का जीवन देखा है। मैं सवाल पूछ पूछ के ही समझता हूँ जो समझ सकता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी भी धर्म की महिला जो चाहे वो पहन सकती है, चाहे वो घर में पहने, चाहे अपने मोहल्ले में पहने, चाहे अपने कॉलेज, अपने ऑफिस या जहाँ मन हो वहाँ पहने। वो वयस्क है या अवयस्क है वो मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ये लगता है, आप कह रहे हैं कि नहीं पहनती तो उन्हें पहनना चाहिए। अंकल जी भी गए थे जो राजमिस्त्री थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं पहनती तो पहनना चाहिए, पहनना क्योंकि धर्म का है। मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आप लोग हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें इससे, हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें इससे, मेरी बात से आप लोग असहमत हो, लेकिन मेरा यह सोचना है। क्या कर रहे थे दोस्तों, हाँ बताओ। आपका क्या सोचना है, ये आपकी थिंकिंग है, ये हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं इसलिए है। मैंने कहा दोस्त, इसलिए मैंने दोस्त कहा कि ये मेरा सोचना है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें ये है कि हम टोपी भी पहने, हम दाढ़ी भी रख सकते हैं। राइट टू रिलीजियस में यही है, हमें अपने धर्म के रिलीजियस एक्सप्रेशंस। हाँ, उसमें ये है कि हम अपने धर्म के प्रसार के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं और अपने धर्म के लिए लोगों को जोड़ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। ये हमें एक फंडामेंटल राइट भी है, कानूनी अधिकार है। अगर हमारी बेटी अगर हिजाब अपना रही है तो ये उसकी मर्जी है, क्योंकि हमारे रिलीजियस में ऐसा है पर्दा। एकदम बात, तुम्हारी बात ठीक है। अगर हमारी नहीं अपना रही है ऐसा, अभी आपने देखा होगा ए.आर. रहमान साहब की 2 बेटियां हैं। ए.आर. रहमान साहब की 2 बेटी हैं, एक बेटी बिना हिजाब के रहती है और एक बेटी हिजाब के साथ रहती है। फोटो बड़ी वायरल हो रही है ना। जी जी। तो उसमें आपने ये देखा होगा वो किसी को थोप नहीं रहे, अपनी एक बेटी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आपको भी हिजाब में रहना। ऐसा मुसलमानों में नहीं है कि प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन हमारे जो धर्म में है पर्दा बहुत अहम चीज़ है, और दुनिया की हर चीज़, हर कीमती चीज़ पर्दे में ही रहती है। चाहे हमारा जो इस्लामिक आधार पर देखें मक्का मदीना, उसके भी ऊपर गिलाफ चढ़ता है। तो इसी तरीके से हर कीमती चीज़ को पर्दे में रखा गया है, खाने को भी ढक के ही रखा जाता है, ना कि खोल करके। ये टॉफी की बात भी कर रहा था, टॉफी खुली तो ऐसा ही बताते हैं कि जैसे हर कीमती चीज़ को पर्दे में रखना चाहिए, अगर पर्दे में नहीं रहती तो वो कीमती नहीं रहती है। तो हम अपनी औरतों को बहुत कीमती और बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब अपने धर्म में महत्वपूर्ण समझते हैं, और उसके साथ साथ बहुत मान्यता देते हैं। जिस तरीके से अदर रिलीजियस में लड़कियां सभी शिक्षित हैं और शिक्षा लेना चाहती हैं, उनको किसी भी जैसे कहीं से भी निकलती हैं, अगर कोई कमेंट भी पास करता है तो वो ये देखता है कि लड़की किस टाइप की है, वो ये नहीं देखते किस रिलीजियस की है। समझते हो, अगर लड़की पर्दे में रहती है तो इन सब बुरी बातों से बचती है। और जिस कॉलेज की वो बच्ची है, जिसको अभी आपने देखा होगा मुस्कान खान नाम है, उस लड़की ने जब उसके पीछे 100-150 भगवाधारी जो भगवा अंगोछा डाल करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो आउटसाइडर्स थे, ना कि कॉलेज के थे, जबकि कॉलेज प्रशासन उसको ये अलाउड करता है कि वो कॉलेज में हिजाब के साथ आ सकती हैं, क्लास दे सकती हैं।
तो इस तरीके से गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ कंप्लेन होना चाहिए, FIR होना चाहिए। और हाई कोर्ट से तो देखो, हाई कोर्ट संविधान की अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग ही हमें उम्मीद है कि फैसला आएगा जिसमें हमारी रेट फाइल है वो अच्छा आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीक है क्या करते हैं दोस्त आप? जी। मेरा वैसे ही मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते हैं जी। बताइए क्या बोल रहे थे आप? जी। मैं तो ये कहना चाहता था, ये गवर्नमेंट की तरफ से जब भी हमला होता है एक मुसलमानों को ही क्यों, मतलब उनके पहनावे को, उनके खाने को, इसको ही क्यों निशाना बनाया जाता है? कि इसमें गवर्नमेंट की आपको मंशा नहीं दिखती है? ध्रुवीकरण का चाहते हैं या नहीं चाहते? कभी सिखों की पगड़ी पर कोई सवाल उठता है? नहीं। वो भी तो कॉलेजों में जाते हैं, वो भी तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की अगर कोई अपनी धार्मिक पहचान अगर रखता है तो उसी से ही क्यों दिक्कत होती है? भाई और भी तो रिलीजन्स हैं इंडिया में। भाई ईसाई हैं वो अपना पहनते हैं, और पंजाबी हैं अपना पहनते हैं, जैन धर्म है अपना उनका लिबास है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुसलमान से ही दिक्कत क्यों होती है? उनके पहनावे से या उनके खाने से, ये समझ नहीं आता है। इससे क्या आवाम को या मतलब पब्लिक को ये नहीं दिखता मंशा क्या है? भले ही कोई मुंह से कहे या ना कहे, लेकिन मंशा तो सबको ही मालूम है इसके पीछे क्या है। अब वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती तो थी नहीं। भाई कॉलेज में जो बच्चियाँ गई थी वो अपनी मर्जी से ही तो गई हैं पहन करके, तो उस पर ये बखेड़ा बनाने की दिक्कत किसकी थी? इसमें मतलब क्या था? उसको देख करके जय श्री राम के नारे लगाना। भाई वहाँ कोई मंदिर तो नहीं बन रहा था जो आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, ना ही कोई मस्जिद टूट रही थी। मतलब क्या था? सिर्फ वो अपनी एक धार्मिक पोशाक पहन के गई। अब मतलब उसमें ये आप इन लोगों से पूछ रहे थे बड़े मियाँ से, इनसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये आप इनसे क्यों पूछते हैं? वो लड़की तो खुद अपने आप पहन के गई है। मुद्दा तो ये था ही नहीं कि उसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मुद्दा तो ये वो खुद पहन के गई थी। दोस्त देखो, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है? वहाँ पर ज़बरदस्ती तो थी नहीं। मैं सुन लो, कुछ बता दो मेरे लिए। मैं 2-3 चीज़ें बताऊँ आपको जी। कोई भी सरकार जी, कोई भी संस्थान, कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकार से, चाहे वो धार्मिक जुड़ा हो, धार्मिक अधिकार हो, चाहे कोई सामाजिक अधिकार हो, किसी संवैधानिक अधिकार से अगर वंचित करता है या उसको एक्सप्रेस करने का उसके कर से रोकता है तो वो गलती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ गलती है, वो नहीं करना चाहिए, संवैधानिक नहीं है। अगर संविधान में होता तो बात दूसरी होती। ठीक, लेकिन हो तो यही रहा भाई मेरी बात सुन, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, लेकिन यहीं पर भी यहाँ पर एक और बात है। एक बात ये है कि संविधान की एक बात हमने कर ली, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की और जो देश में जेंडर की बहुत बड़ी बहस है, जेंडर, पुरुष महिला, थर्ड जेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर में लेस्बन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, तमाम तरह के हैं। तो सभी जेंडर्स जो हैं हमारे बीच में तमाम तरह के, उनके अधिकार जो हैं, उनकी मर्जी क्या है। हाँ, आप दूसरे धर्मों में जाइए तो उनमें भी बात होती है, उनमें भी बात होती है, तो इस्लाम में भी बात होगी ही होगी। ठीक है, अधिकारों की बात, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों की बात, साथ ही साथ आपके सामाजिक चेतना की भी बात होती है कि सोशली आप कितने अवेक हैं, ये भी बात होती है ना, हर तरह की बात होती है। तो मैं इस दृष्टि से भी कहना चाहूँगा कि अभी फिर से कहूँगा कि मेरे हिसाब से भाई जिसका जो मन करे वो पहने। मेरा भी मैं अगर मुझे कल को किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वीसी बना दिया जाए, मैं उतना काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन बना दिया जाए तो मैं बोलूँगा जिसका जो मन करे पहन के आओ। मैं तो यही कहूँगा भाई, मैं नहीं लगा पाऊँगा। जिसका जो मन करे, हिजाब पहनना है, पगड़ी बांधनी है, नहीं पहनना है, नहीं बांधनी, वो तुम्हारी मर्जी यार। कुछ मर्जियाँ ऐसी भी होती हैं जिन पे लगाम भी होना चाहिए, जैसे कि इन्हीं बातों से ध्रुवीकरण होता है, दंगे फसाद होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मेरी मर्जी, ठीक बात है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उनके दायरे में। मर्जी का मतलब ये नहीं है, अभी आपने देखा ही होगा, नेता कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं, तो मर्जी का अधिकार तो ये भी नहीं है कि आप इस तरीके की मर्जी का अधिकार ले लें। भाई एक दायरे में रहें। जो नेताओं पर भी नेताओं पर भी लगाम रहे। अच्छा ठीक है, की मर्यादा है उसको बना करके रखें। आज़ादी का मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ भी बोल जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब आते हैं चुनावी बात पे, जिस पे
आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी शायद बात करेंगे। यार अब ये बात तो शुरुआत में भी उठी थी, कोई जवाब नहीं दे पाया कि मिला जुला के फिरोज़ाबाद में भिन्न भिन्न मुस्लिम जातियों के बीच झमेला चल रहा है। कोई बोल रहा है कि हम बसपा को देंगे, कोई बोल रहा है सपा को देंगे, है ना, और उसमें बीच में MIM भी आ गया है, ओवैसी वाली पार्टी पतंग। क्या झमेला है गुरु, कोई बता सकता है कि साफ साफ एकदम समझदारी से? देना चाहूँगा अपने तरीके से, और मेरी बात से जो लोग भी सहमत हों वो ठीक है, और जो सहमत ना हो वो भी ठीक है। मेरा मानना तो सिर्फ ये है, ना MIM ना BJP ना सपा, मतलब जिसको अगर आपको एक कैंडिडेट देख करके वोट करें, अगर आपका कैंडिडेट अच्छा है तो आप सिर्फ उसको वोट दें। आप सब पार्टी से या उससे या धार्मिक आधार पे या मतलब जातीय आधार पर किसी को वोट ना करें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये शख्स हमारे वोट का हकदार है, ये हमारे जनता के या लोगों के काम करता है, उसको वोट दें। जातीय या धार्मिक आधार पर वोट ना करें, विकास के आधार पर वोट करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा फिरोज़ाबाद के लिए और फिरोज़ाबाद की जनता के भी लिए। बस मेरी बात खत्म। आप और लोगों से मशवरा कर विकास के मुद्दे पे बात हो रही है। और ठीक है, 17 में यहाँ से असीजा जी विधायक बने, 12 में भी बने थे, उसके पहले चेयरमैन थे, और कहा जाता है कि जितने वोट से वो जीते, मतलब मुस्लिम समुदाय का भी वोट अच्छा खासा मिला उनको। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे आदमी हैं सीए जी, और सबका काम करते हैं। पार्टी से नहीं मतलब, अगर वो निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो सीए जी को वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, वो विकास के पे काम करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है सीए जी, कोई ऐसी जी असीजा जी बहुत बढ़िया आदमी है, निष्पक्ष बहुत अच्छे आदमी है। और लेकिन बीजेपी के लीडर हैं ले। हाँ, थोड़ा सा वो जरा कुछ ऐसा बोलते हैं, हम बता नहीं सकते आपको। आप जो कहते हैं कि 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल से पहले रेलें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, क्या नहीं था? तो और जो हुकूमत कर गए तो सब था, मोदी के आने से ही सारा कुछ हो गया। ये आप बताइए, हर चीज़ थी, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं है कि ये आ गए 7 साल से तो सब कुछ हिंदुस्तान का बिल्कुल दायरा ही बदल गया, मगर ऐसा नहीं है। समझ तो इस बातचीत को बंद करते हैं, इस नोट पे बंद करते हैं कि तमाम सरकारों को, तमाम संस्थाओं को और तमाम संवैधानिक पदों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान भी है, हमारे देश में संवैधानिक अधिकार भी हैं, जिनका पालन होने देना, जिनका निर्वहन होने देना और समाज संविधान के दायरे में चलता रहे, ये इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के नियम किसी खास व्यक्ति, किसी खास समुदाय, किसी खास जेंडर, किसी खास धर्म, किसी खास जाति के दमन का और उसके अवमूल्यन का भी कारण न बने। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।